Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the अयोध्या में situated राम टेम्पल के फ्लैग होस्टिंग के पर्सपेक्टिव से है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा राम टेम्पल के वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग है वो किया गया। एक रिचुअल एंड प्रैक्टिस है जो एग्जिस्ट किया करती है जब भी टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होता है, तो उसके लेटर फेज के अंदर में टेम्पल का जो टॉप एरिया हुआ करता है वहाँ पे ध्वजारोहण फ्लैग होस्टिंग है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स, यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो हम टाइमलाइन को एक बार रिवाइज करते हैं। ये जो टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से कैरी आउट 2019 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम टेम्पल जन्मभूमि का जो केस था उसके रिगार्डिंग में वर्डिक्ट है उसको डिलीवर किया। वर्डिक्ट के दौरान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कंप्लीट जस्टिस है उसको यूज किया गया था। कंप्लीट जस्टिस के रिगार्डिंग में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल एग्जिस्ट करता है वो आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 पावर यहाँ पे ग्रांट करता है सुप्रीम कोर्ट को कि बियॉन्ड द जुरिडिक्शन जाते हुए जो जजमेंट है उसको डिलीवर है वो किया जा सकता है। फिर आप देखिए कि 2020 के समय जब कोविड का एरा हुआ करता था उस समय टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होता है। लेटर फेज के अंदर 2024 के समय जो प्राण प्रतिष्ठान का जो प्रैक्टिस है वो किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठान डेट मीन्स की स्टैचू है उसका वर्शिप वहाँ पे होता है। और लेटर फेज में अब आपको ये जो फ्लैग होस्टिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। एग्जाम के पर्पज से ये तो आप देखिए कि बेसिक टाइमलाइन हुआ। सेकंड, आपको टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है, टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किस स्टाइल के अंदर में किया गया है, क्योंकि हमारे आप देखिए कि डिफरेंट स्कूल है टेम्पल आर्किटेक्चर का वो एग्जिस्ट किया करते हैं कंट्री के अंदर। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर उस तरीके से टेम्पल को कंस्ट्रक्ट वो किया गया। नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप से किया गया है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके अंदर में आपको बाउंड्री वॉल है वो आपको नहीं मिलेगा। टेम्पल के चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल है उसका एग्जिस्टेंस है वो नहीं हुआ करता है। यहाँ पे जो राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के अंदर में जो परकोटा है, जो पेरीफेरी है, रेक्टेंगुलर पेरीफेरी है, उसको कंस्ट्रक्ट है वो किया। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में जो बाउंड्री है वो एग्जिस्ट है वो किया करती है। तो आप देखिए कि रेक्टेंगुलर पेरीफेरी या परकोटा है उसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। कंस्ट्रक्शन के अंदर में जो स्टोन्स को यूज किया गया है वो राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान में जगह का नाम है बंसी पहाड़पुर। बंसी पहाड़पुर का जो जगह है वहाँ से ये स्टोन्स हैं वो लाए गए थे टेम्पल कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में। नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के जो अदर क्या फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक तो आप देखिए कि पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये हुआ करता है। पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या है कि अदर यहाँ पे जो सराइन्स हैं उनका भी कंस्ट्रक्शन होता है मेन सराइन के अलावा। फिर आपको असेंबली हॉल है उसका प्रेजेंस आपको मिलेगा कि जो असेंबली हॉल है उसका वहाँ पे प्रेजेंस है वो रहता है इस टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में। असेंबली हॉल के अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे वाटर टैंक का जो प्रेजेंस है वो नहीं मिलेगा। वाटर टैंक है उसका प्रेजेंस आपको नहीं मिलेगा नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। अप्रेज प्लेटफॉर्म हुआ करता है कि टेम्पल को एक हाइट के ऊपर में अप्रेज करते हुए बनाया जाता है। इट अबाउ जो नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल है उससे वो डिफरेंट है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अप्रेज प्लेटफॉर्म, नो वाटर टैंक का प्रेजेंस, असेंबली हॉल का प्रेजेंस होना और पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जिसके अंदर में जो अदर जो श्राइन्स हैं उनका भी कंस्ट्रक्शन हुआ करता है। नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक उड़ीसा स्कूल है जो कि हमारा जो उड़ीसा का एरिया है वहाँ का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो लिटिल भी डिफरेंट हुआ करता है। रेखा डोल का वहाँ पे एग्जिस्टेंस है। वो आपको जो कार्विंग है जो आपको आउटर एरिया में मिलेगा, इंटीरियर जो वॉल्स हैं वो कम्प्लीटली वहाँ पे प्लेन हुआ करती हैं। फिर आप देखिए कि खजुराहो स्कूल है जो कि चंदेला रूलर्स के समय एग्जिस्टेंस में आता है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में सोलंकी स्कूल आपको मिलेगा जो कि आप देखिए कि वहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो कम्प्लीटली सिमिलर इसी ग्राउंड्स के ऊपर में है, बट लिटिल बिट आपको डिफरेंस है वो वहाँ पे ऑब्जर्व है वो हुआ करता है। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हमने रीड किया। फिर आप देखिए कि आसाम गवर्नमेंट के द्वारा एंटी पोलोगेमी का जो बिल है उसको टेबल किया गया है आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के वहाँ पे।
क्या ये सभी जो मेंबर्स हैं उनके सभी जो पर्सन्स हैं जो आसाम में रहा करते हैं उनके ऊपर अप्लाई रहेगा? तो आप देखिएगा आसाम जो है वो 6 शेड्यूल का भी पार्ट है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये हमारे 4 स्टेट्स हैं जो 6 शेड्यूल के अंदर में इंक्लूडेड हैं। शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है उनके ऊपर में ये जो प्रैक्टिस है, ये जो बिल है उसका एप्लीकेबिलिटी है वो नहीं रहेगा। शेड्यूल ट्राइब आप देखिए कि हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके डिफरेंट प्रैक्टिस हुआ करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ वर्शिप है, जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बस आपको याद रखना है कि आसाम गवर्नमेंट के द्वारा एक पोलीगैमी को एंड करने के रिगार्डिंग में उसको यहाँ पे जो हरेसमेंट है उसके थ्रू उसको रोका जा सके, तो आप देखिए कि जो मोर पनिशमेंट है उसको अनाउंस है वो किया गया है इस बिल के थ्रू। एग्जाम के अंदर में क्या स्टेट स्पेसिफिक इस तरीके के बिल की रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? चांसेस काफ़ी कम हैं। बस आपको जस्ट एज ये आप कोट कर सकते हो कहीं पे अपने आंसर राइटिंग के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि 26 नवंबर का जो डे है उसको एज ए हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप से भी सेलिब्रेट हैं करते हैं। और इसी डे को आप देखिए कि लॉ डे के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है, कानून दिवस के रूप से भी इसका सेलिब्रेशन है वो हुआ करता है। तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम रीड करेंगे, कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि कंटिन्यूस डिमांड होता है, एम एन रॉय हैं वो फर्स्ट टाइम डिमांड करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इंडियंस के द्वारा ही उसको प्रिपेयर किया जाए, इंडियंस का ही कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे रहे। फिर लेटर फेज में अलग अलग हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके द्वारा भी डिमांड किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियंस के द्वारा फ्रेम हो। फिर आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय इंडियंस का कोऑपरेशन है वो इम्पोर्टेंट था ब्रिटिश को, क्योंकि इनिशियली पार्ट के दौरान में आप देखिए कि ब्रिटिश को जो डिफीट है वो होता है, जर्मनी का वहाँ पे विक्ट्री है वो होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान में। तो कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में उन्होंने अगस्त ऑफर है उसको वो सेंड करते हैं, उसके बाद में वो अगस्त ऑफर को सेंड करते हैं। बट अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इंडियंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग हो, इंडियंस ही डिसाइड करें अपने फ्यूचर के बारे में, और इमीडिएट वे में जो पावर का जो ट्रांसफ़र है वो किया जाए। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स क्रिप्स मिशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। क्रिप्स मिशन को भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम लीग है उनका एक डिफरेंट नेशन का डिमांड है वो हुआ करता था। लेटर फेज के अंदर में आपको जो कैबिनेट मिशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और कैबिनेट मिशन के द्वारा आप देखिए कि सम हाउ जो बोथ जो वहाँ पे पार्टीज हुआ करते थे उनको सेटिस्फाइड करने का जो कोशिश है वो किया गया, और इसी के थ्रू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो एग्जिस्टेंस में आती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के बाद में एग्जिस्टेंस में आती है, या क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कम्प्लीटली इलेक्टेड बॉडी हुआ करती थी? तो आप देखिए कि कम्प्लीटली इलेक्टेड बॉडी है वो नहीं नहीं थी, बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पावर दिया गया था कि किसी भी अर्लियर लॉ को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इंडियंस का जो डिमांड है उसकी रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एग्जिस्टेंस में आता है 2 ईयर 11 मंथ, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज का वो समय है जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपना डिस्कशन डेलिब्रेशन को कैरी आउट करती है। डिस्कशन डेलिब्रेशन को कैरी आउट करने के बाद में 26 नवंबर का वो डे है जब कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा अडॉप्ट होता है, 26 नवंबर 1949। प्रियम्बल के अंदर ही यही डेट का मेंशन है, जब आप प्रियम्बल को रीड करते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो ये प्रियम्बल है वो भी याद होना चाहिए आपको। तो उसमें भी ये जो डेट मेंशन है लेटर फेज में सबसे लास्ट में प्रियम्बल के वहाँ पे कि डू हेयर बाई अडोप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26 नवंबर 1949। फिर स्टूडेंट जब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो इसका कमेंसमेंट 26 जनवरी को क्यों होता है, क्यों हम रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है तो 26 नवंबर जनवरी है उसको किया करते हैं। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक हिस्टोरिकल डे था 1929 के समय कांग्रेस का सेशन होता है। कहाँ पे होता है कांग्रेस का सेशन? लाहौर में। लाहौर का जो कांग्रेस सेशन है जिसमें आप देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो उसको हेड करते हैं, और एक रिजोल्यूशन आता है पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज है वो हमें यहाँ पे अचीव करना है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को हमें अचीव करना है। तो आप देखिए कि पूर्ण स्वराज का जो एक आइडिया वहाँ पे प्रपोज किया जाता है, एक डेट वहाँ पे डिसाइड की जाती है कि 26 जनवरी दिसंबर के समय हुआ था, 29 के दिसंबर में। तो 26 जनवरी 1930 के समय में जो यहाँ पे जो एक पूर्ण स्वराज डे को हम सेलिब्रेट हैं वो करेंगे, उसी हिस्टोरिकल डे के इन्फ्लुएंस को देखते हुए
26 जनवरी को हम 1950 के समय से हमारा जो रिपब्लिक डे है उसका सेलिब्रेशन करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हुआ, इसका डिफरेंट डिफरेंट कमेटी हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। इसके अलावा आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के अलावा भी कुछ काम किए गए थे। वो कौन से ऐसे काम थे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किए। फर्स्ट आप देखिए कि जो कॉमनवेल्थ था उसके अंदर में इंडिया का जो मेंबरशिप है, कॉमनवेल्थ में इंडिया का जो मेंबरशिप है उसको यहाँ पे रेटिफाई किया गया। सेकंड आप देखिए कि हमारा जो फ्लैग है, फ्लैग को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 वो अडॉप्ट किया गया। किसके द्वारा फ्लैग को डिजाइन है वो किया गया था? या पिंगाली वेंकैया नाम के वो पर्सन हैं जिनके द्वारा हमारा जो फ्लैग है उसका डिजाइन हुआ था। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क है और होमवर्क में पार्टिसिपेट किया कीजिए स्टूडेंट्स। थर्ड आप देखिए कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम है। और वंदे मातरम आप देखिए कि अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर भी है, 150 ईयर्स उसके कंप्लीट हैं, वो हुए हैं। तो जो वंदे मातरम है, जो नेशनल सॉन्ग है उसको अडॉप्ट किया गया। नेशनल जो एंथम है जनगण मन, उसका यहाँ पे अडोप्शन हुआ है। तो एंथम का अडोप्शन हुआ, एंथम को अडॉप्ट किया गया। इनका जो डेट है वो यहाँ पे 24 जनवरी है। 24 जनवरी 1950 है। 24 जनवरी 1950 है। एक और वर्क था जो यहाँ पे किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको एज ए इलेक्ट है वो किया जाता है इसी 26 जनवरी 1950 के समय। तो ये मेन 5 वर्क हैं जो किए गए थे अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के अलावा। तो स्टूडेंट्स ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी के थ्रू 26 नवंबर को हम एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप से सेलिब्रेट हैं वो करते हैं। शताब्दी यात्रा भी बताया गया है कि 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। विट्ठल भाई पटेल साहब हैं जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको उसके एज ए स्पीकर के रूप से इलेक्ट होते हैं 1926 के समय में। और आप देखिए कि 100 ईयर्स का जो जर्नी है उसको अब सेलिब्रेट किया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी उनके बारे में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन डे है उसका भी यहाँ पे सेलिब्रेशन है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो स्पीकर हैं इंडियन पर्सन जो विठल भाई पटेल साहब हैं जो कि उस समय इलेक्ट होते हैं 26 के दौरान में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये हमारे जो वल्लभ भाई पटेल हैं उन्हीं के ब्रदर हैं वो हुआ करते थे, एल्डर ब्रदर हैं वो हुआ करते थे। स्टूडेंट्स आईआर के पर्सपेक्टिव से है कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं और सऊदी अरेबिया के जो आप देखिए कि जो प्रिंस हैं जो वहाँ पे मेन जो पावर पावर से पावर पर्सन हैं एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान। तो उनका एक मीटिंग हुआ है। मीटिंग का इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या बेनिफिट है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इंडिया पर्सपेक्टिव आपसे क्वेश्चन होंगे, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पे हम लिटिल बिट सऊदी और यूएस के जो रिलेशन हैं उनको देखते हैं। सऊदी और यूएस के जो रिलेशंस हैं, इन दोनों कंट्रीज का जो पार्टनरशिप है उसको 80 ईयर्स का जो समय है वो हो चुका है। तो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हैं इनके रिलेशन, इतने ओल्ड हैं कि कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एग्जिस्टेंस में उसी समय में आए थे। तो उसी दौरान से यूएस और सऊदी का जो एक रिलेशन है, जो कोऑपरेशन है वो आपको मिलेगा। बट आप देखिए कि अभी जो रिसेंट समिट हुई है जिसके थ्रू न्यू यहाँ पे जो कोऑपरेशन है, न्यू जो रिलेशन है उसको रीसेट करने का कोशिश किया गया, नए वे में डेवलप करने का कोशिश किया गया। पहले भी आप देखिए कि डिफरेंसेज हैं वो रहे थे। जैसे ही सेल टेक्नोलॉजी है, सेल गैस का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूएस के द्वारा डेवलप किया गया और उसको हायर लेवल के ऊपर में यूटिलाइज है वो किया गया। 1974 के समय ऑयल क्राइसिस का सिचुएशन होना, तो उस समय में आप देखिए कि जिस तरीके से रिलेशंस में जो डिक्लाइन है उसको ऑब्जर्व किया गया। रिसेंटली सऊदी के द्वारा एक चाइना का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको भी आप देखिए कि चाइना के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट है वो हुआ था। वो भी यहाँ पे यूएस ने अपने एंटी पर्सपेक्टिव से उसको कंसीडर है वो किया। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हैं वो हुए हैं। अब ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, जो इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए हैं, चाहे वो डिफेंस के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट हो, डाटा सेंटर के पर्सपेक्टिव से एग्रीमेंट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यूएस की जो इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि डिफेंस में यहाँ पे अभी रिसेंटली सऊदी के द्वारा पाकिस्तान के साथ में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें बोथ कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करने को प्रोवाइड करने की बात करते हैं।
पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है उसको सऊदी भी यूज है वो कर सकता है। तो अब देखिए कि सऊदी के साथ में कोई भी डिफरेंस है तो उसको पाकिस्तान डिफेंड करेगा, और पाकिस्तान का कोई भी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है तो उसको सऊदी है वो डिफेंड करेगा। ये एग्रीमेंट क्यों एग्जिस्टेंस में आया? क्योंकि जिस तरीके से इजराइल के द्वारा जो मिडिल ईस्ट का जो कंट्रीज हैं, जिसमें स्पेशली जो कतर का जो कंट्री है वहाँ पे जो अटैक है वो किया गया था, तो उसके बाद में आप देखिए कि सऊदी भी अपना जो सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से ऐसा एग्रीमेंट है वो साइन किया है। इस्लामिक कंट्रीज के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो पाकिस्तान ओनली कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, उसका प्रेजेंस है, तो उस वजह से भी आपको ये एग्रीमेंट है, सऊदी अपने बेनिफिट के रिगार्डिंग में इसको जो जो साइन है वो किया है। पाकिस्तान के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कुछ जो डिफेंस जो वेपन्स हैं सऊदी के उनको पाकिस्तान एक्सेस है वो कर सकेगा। तो यूएस के द्वारा जो सऊदी को जो वेपन सेंड किए जाएंगे वो पाकिस्तान का एक्सेसिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो यूएस इक्विपमेंट एक्सेसिबल टू द पाकिस्तान, ये वन काइंड ऑफ थ्रेट है, इंडिया को इम्पैक्ट वो कर सकता है। लेकिन आप देखिए कि ऑयल इंपोर्ट, हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है, हम थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हैं ऑयल इंपोर्ट की रिगार्डिंग। तो ऑयल इंपोर्ट में हमारा मेन प्रायोरिटी यही है कि हमें लो प्राइस के ऊपर ऑयल है उसका प्रेजेंस होना चाहिए, लो प्राइस के ऊपर में ऑयल हमको मिले। रसिया के साथ में जो हमने ऑयल का परचेज किया उसमें भी हमारा प्रायोरिटी यही था, हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट के ऊपर में जो ऑयल सेल किया गया है रसिया के द्वारा उसको परचेज कर सके। अब हमने हमारे जो मोर सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने का कोशिश किया है, किसी अदर कंट्री के द्वारा अगर लेसर प्राइस के अंदर में सेल किया जाएगा तो उसके साथ में हम हमारे जो रिलेशंस हैं उसको बूस्ट कर सकते हैं ऑयल परचेज की रिगार्डिंग में। फिर सऊदी का आप देखिए डाटा सेंटर का विजन है कि उनको अपना जो ऑयल बेस इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करना है। 2030 का जो बियॉन्ड विजन उन्होंने रखा है कि अपना जो ऑयल जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करते हुए नए एरियाज में वो यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। डाटा सेंटर को डेवलप करने का कहा गया तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एक आप देखिए कि वन काइंड ऑफ चैलेंज है सऊदी पाकिस्तान का डिफेंस डील, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है ऑयल का जो इम्पोर्ट है जो हम अदर कंट्री से कर सकते हैं लेसर अमाउंट के अंदर अगर वो अवेलेबल है। और डाटा सेंटर वन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इंडिया आप देखिए कि जो आईटी का जो सेक्टर्स हैं इन सब के अंदर में इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो बेटर सिचुएशन में हुआ है, तो हम डाटा सेंटर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। चाइना के द्वारा जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल को सेल किया गया तो इंडिया को भी अपने जो जो स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं उनको बूस्ट करना चाहिए बेटर वे के अंदर में इन कंट्रीज के साथ में भी, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो या कुछ अदर एरिया जिसमें हमारे बेटर कोऑपरेशन है वो कैरी आउट हो। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जो वर्किंग प्लेस है वो सेफ एंड सिक्योर है वो होनी चाहिए। वर्किंग प्लेस कैसे होनी चाहिए? सेफ एंड सिक्योर। और कोई भी पर्सन है जो वर्क करने के लिए जाए तो डिग्निफाइड वो वहाँ पे फील करे, सेफ एंड सिक्योर है वो फील करे। जब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोई एजुकेशन को गेन करने के लिए जाए तो उसको भी इसी तरीके का जो सेफ सिचुएशन है वो फेस होना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, वो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है 2013 के समय में। बट यहाँ पे बताया गया है कि अब 13 का जो लॉ है उसको मोर मोर यहाँ पे जो टीथ है वो देने का जरूरत है, मोर यहाँ पे पावर ग्रांट करने का जरूरत है, जिससे कि आप देखिए कि जो सेक्सुअल हरेसमेंट है उसके रिगार्डिंग के जो केसेस हैं उनको डील किया जा सके बेटर वे के अंदर में, यहाँ पे जो सेफ सिक्योर जो हमारे वर्किंग कंडीशंस हैं वो डेवलप हो सके। तो इनिशियली आप देखिए कि चंडीगढ़ का एक केस है वो बताया गया है कि एक स्टूडेंट के द्वारा प्रोफेसर के अगेंस्ट में या किसी पर्सन के द्वारा प्रोफेसर के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया जाता है, फिर वहाँ पे कन्विक्शन होता है। अब देखिए कि लो रेट ऑफ कन्विक्शन वन काइंड ऑफ कंसर्न है इस एक्ट के रिगार्डिंग में, लो रेट ऑफ कन्विक्शन कंसर्न है। सेकंड आप देखिए कि कंसर्न ये है कि जो ग्राउंड के ऊपर में जो गैप्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, गैप्स एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड, गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, जो इसका जो लॉ है जो कानून है उसका जो स्पिरिट है और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफ़ी सारे गैप्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। इन्फॉर्म्ड जो कंसेंट है उसको यहाँ पे ज़रूरत है कि एग्जिस्टेंस में लाया जाए, कि जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाए। और जो डिजिटल का जो सेक्टर है, डिजिटल का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि उसको इंक्लूड किया जाए जिससे कि सभी तरीके का जो हरेसमेंट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो
जो लो है वो एग्जिस्टेंस में रहे, सेफ एंड सिक्योर कंडीशंस रहें। तो ये कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें लो का जो ब्रॉड वे में स्प्रेड करने के बारे में या इन एरियाज को इंक्लूड करने के बारे में भी डिस्कस है वो किया। तमिलनाडु के वहाँ पे जो पुलिस का जो हेड है उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में कुछ कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी आप देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स में आपको मिलेगा। जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो डिलीवर होता है, स्टेट्स का एक एक यहाँ पे कंसर्न ये है कि जो पुलिस जो है वो कौन सा लिस्ट के अंदर में है, स्टेट लिस्ट के अंदर में है। और उनका जो हेड है वो उन्हीं का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी पसंद का जो पर्सन है उसको वो अपॉइंट करे यहाँ पे। 2006 के समय प्रकाश सिंह केस आता है, प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि पुलिस रिफॉर्म की रिगार्डिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वो केस है। वहाँ पे जो हेड ऑफ द जो पुलिस के जो हेड रहेंगे, जो डीजीपी रहेंगे, उनका एक टेन्योर है वो भी फिक्स होना चाहिए। फिर आप देखिए उसी जजमेंट के अंदर में 2018 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट डिलीवर किया गया था कि स्टेट जो है वो एक लिस्ट को सेंड करेंगे, 4 to 5 लोगों का वो लिस्ट रहेगा, यूपीएससी उनका इंटरव्यू है वो कंडक्ट करेगा। और यूपीएससी के इंटरव्यू के बाद में 3 जो पैनल हैं उनका नेम है वो सेंड किया जाएगा कि इनमें से आप किसी एक पर्सन को अपॉइंट है वो कर सकते हैं। स्टेट्स इसके अगेंस्ट में अपोज इस वजह से करते हैं कि स्टेट लिस्ट के अंदर में वो पुलिस को अपना पार्ट मानते हैं और यूपीएससी जो है उसको एक सेंट्रल एजेंसी के रूप से वो कंसिडर हैं वो किया करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे इस तरीके से ये कंसर्न है, उसी के रिगार्डिंग में ये डिस्कशन किया गया है। कंटेम्प्ट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है। कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग में कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उनको ना फॉलो करना, उनको ना ओबे करना, एग्जिस्टेंस में नहीं लेके आना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। फिर अरुणाचल प्रदेश के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड एक पर्सन है जो चाइना के लिए गए थे, जिनको डिटेंड कर लिया गया। कुछ हरेसमेंट का जो केसेज हैं वो भी सामने आए थे। तो आप देखिए कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा अपना स्टैंड है वो बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का पार्ट है, तो उसको किसी भी तरीके से आप सेपरेट है वो नहीं कर सकते हो। ये हमारा ही जो टेरिटोरियल एरिया है उसमें एग्जिस्ट है वो किया करता है। चाइना का क्लेम क्या है? चाइना काफ़ी बार आप देखिए कि इस तरीके से उनके द्वारा स्टेटमेंट्स हैं वो दिए जाते हैं। चाइना कभी कंटिन्यूस आपको नहीं मिलेगा। आपको सडनली आप देखिए कि एवरी 1 मंथ के दौरान में, 2 मंथ के दौरान में ऐसे जो न्यूज़ हैं वो सामने आएंगी कि चाइना के द्वारा किसी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में बता दिया गया। तो इस तरीके से स्लोली वे के अंदर में उनका एक डेवलपमेंट है वो आपको मिलता है। तो आप देखिए कि उसमें डेवलपमेंट किस तरीके से मिलता है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि वो अरुणाचल प्रदेश को सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत है उसके रूप से वो कंसीडर करते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत के रूप से वो कंसीडर हैं वो किया करते हैं। अब अगर हम हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो अगर हम हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग में रीड करें तो आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश को जो हमने पहले यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया था, फिर जो स्टेटहुड है वो हम कब ग्रांट करते हैं? 1987 के समय में। 1987 के समय हम ग्रांट करते हैं किसके साथ में? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा भी उस समय में स्टेटहुड है वो दे दिया गया। तो ये उसका स्टेटहुड का जर्नी है वो आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हमारे जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, जो स्पेशली डैम्स हैं, उनका जो प्रोटेक्शन सीआईएसएफ के पर्सनल्स के द्वारा किया गया, उनको आप देखिए कि फैसिलिटेट है वो किया गया है, उनको ऑनर्ड है वो किया गया है। सीआईएसएफ के रिगार्डिंग में रिसेंटली एक न्यूज़ क्या था? एक न्यूज़ ये था कि हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, जो पोर्ट्स हैं, चाहे वो मिनी पोर्ट हों, ट्रेड पोर्ट हों या मेजर पोर्ट हों, उनको जो सिक्योरिटी का जो रेगुलेशन है वो सीआईएसएफ को दिया गया है। प्रेजेंट समय में सीआईएसएफ के द्वारा हमारा जो कोस्टल सिक्योरिटी या जो पोर्ट एरिया है वहाँ पे जो मेजर पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स का जो सिक्योरिटी है वो किया जाता है। कितने मेजर पोर्ट हैं हमारी कंट्री में? 13 मेजर पोर्ट हैं, जिनको कि हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मार्क करना कि दीनदयाल पोर्ट है जो कि कांडला पोर्ट को नाम से जानते हैं, जेएनपीटी है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे एक नया पोर्ट है वो भी डेवलप हुआ है महाराष्ट्र के अंदर में, मुंबई पोर्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट किया करता है। तो 13 मेजर पोर्ट हैं जो आपको रीड करने हैं, आपको मैप के ऊपर में मार्क करना है, रफ मैप के ऊपर में करना। आप यहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर को रोका जा सके उसके लिए सीसीटीवी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, बट वो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। उसके रिगार्डिंग में ये यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया। कस्टोडियल टॉर्चर आप देखिए कि हमारी कंट्री में एग्जिस्ट किया करता है, इसके केसेस समय समय पे सामने आते हैं। काफ़ी बार तो जो पर्सन है उनका डेथ का भी आपको जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिले। एक जो आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने आर्टिकल 25 की रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक पेटिशन था,
उनके डिसमिसल के पर्सपेक्टिव से कि वो जब सर्विस के अंदर में हैं तो क्या उनके जो पर्सनल रिलीजियस राइट्स उनको अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया है, उनका डिसमिसल है वो किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टी प्लांटेशन के पर्सपेक्टिव से है। टी प्लांटेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यहाँ पे डिस्कस है, ये किया गया कि आसाम के अंदर में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस का जो चेंज हुआ है आसाम में, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरीके से चेंज हुआ है कि जो आपको वेदर कंडीशन है उसका एक्सटेंशन आपको मिलेगा कि जो टी का जो हार्वेस्टिंग का जो समय हुआ करता है उस समय भी ये वेदर कंडीशन है वो एग्जिस्ट करती है। फिर आप देखिए कि टी का हार्वेस्टिंग का रिगार्डिंग में क्या बेसिक जो कंडीशंस होना चाहिए। एक तो स्टूडेंट 13 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक का जो टेम्परेचर कंडीशन होना चाहिए, जिसको कि आप देखिए कि 22 से 25 के रूप से ऑब्जर्व किया गया है। जो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास जो बारिश होना चाहिए एनुअल बेसिस के ऊपर में, एसिडिक सोइल का प्रेजेंस होना चाहिए, स्लोपी कंडीशंस हैं वो होना चाहिए। और आसाम जहाँ पे 19 सेंचुरी के समय जो टी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, अब उसके इम्पैक्ट की वजह से उसका जो प्रोडक्शन है उसमें भी इम्पैक्ट होने लगा है, उसके प्राइस है उसको भी ये स्टेगनेंट है वो भी देखने के लिए मिला है मार्केट के परस्पेक्टिव से। तो ये जो क्राइसिस का सिचुएशन बताया गया है इसको यहाँ पे हमारा जो आप देखिए कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना, आपका होमवर्क है। इथोपिया के वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ और ये जो इथोपिया का आप देखिए कि जो इथोपिया के वहाँ पे जो रिफ्ट का जो एरिया है उसी के नियर बाई एरियाज में ये सिचुएटेड है। हाईली गब्बी नाम से ये वोल्केनिक इरप्शन है वो हुआ है 1200 ईयर्स के लेटर फेज के अंदर में इसका इरप्शन है वो बताया गया। आई थिंक 12,000 ईयर्स के बाद में वोल्केनिक इरप्शन है वो बताया। तो साइंटिस्ट इसका कम्प्लीटली जो डस्ट है उसको एग्जामिन करेंगे, सैटेलाइट इमेज है उनको एग्जामिन किया जाएगा कि क्या किस रीजन की वजह से ये इरप्शन है वो अब यहाँ पे हुआ है। इंडिया के अंदर में भी कोई वोल्कनो है जो एक्टिव स्टेट के अंदर में है, आप देखिए कि बैरन जो आइलैंड है जो कि अंडमान एंड निकोबार के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है वहाँ पे वो एक्टिव स्टेट में है। और 2018 का जो प्रीलिम्स था उसमें वो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया। क्यूबा का जो एरिया है जिसको कि आप देखिए कि शुगर का जो शुगर का जो बाउल के रूप से कि वहाँ पे शुगर प्रोडक्शन है वो बेटर हुआ करता है। तो वहाँ पे आप देखिए कि एक फिश है, फिश का नाम है क्यूबन गैर नाम से उस फिश का नेम है, गैर उसका नाम है। तो उसको आप बेसिकली आप देखिए कि जो उसका आयुशियन स्टेटस है वो क्रिटिकली सिचुएशन में है तो उसको यहाँ पे शो है वो किया गया है। यूएस और रसिया के जो लीडर्स हैं, यूएस रसिया के जो डिप्लोमेट्स हैं लीडर्स हैं वो पीस प्लान को डिस्कस हैं वो करेंगे, पीस प्लान को डिस्कस करेंगे। पीस प्लान में कुछ प्रपोजल ये थे कि रसिया का जो री इंटीग्रेशन किया जाए, रसिया का जो मार्केट के अंदर में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको यहाँ पे स्टॉप है वो किया जाए। और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन का जो एरिया है, डोनबास का एरिया है, वहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट जो मेजर जो सिटीज़ हैं उनको रसिया अपने कंट्रोल के अंदर में बताता है। यूक्रेन नाटो की रिगार्डिंग में आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट लेके आई और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करे कि वो नाटो का मेंबरशिप है उसको नहीं ज्वाइन करेगा। म्यांमार के जो एमिग्रेंट्स हैं जिनको कि आप देखिए कि प्रोटेक्शन स्टेटस है वो दिया गया था यूएस के वहाँ पे, अब उसको स्टॉप है वो कर दिया जाएगा, ये यूएस अथॉरिटीज़ का कहना है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो सूडान है, सूडान के अंदर में जो एट्रोसिटीज़ हैं उनको यहाँ पे ह्यूमनिटी के अगेंस्ट में क्राइम के रूप से कंसिडर किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, जो कि एक ह्यूमन राइट वेलफेयर की रिगार्डिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जिस्ट है। नाइजीरिया के वहाँ पे भी कुछ अबडक्शंस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। नाइजीरिया जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में सिचुएटेड है, तो नाइजीरिया के भी वेस्टर्न पार्ट में ये केसेज हैं वो सामने आए हैं जो कि गल्फ ऑफ गिनिया के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है जिसमें 10 लोगों का डेथ हुआ है, ये जो स्पेशली चिल्ड्रंस हैं ये अफगानिस्तान के द्वारा मेंशन किया गया। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है वो अब स्टिल एग्जिस्टेंस में यहाँ पे है। रसिया के द्वारा अटैक के अंदर में कुछ लोगों का डेथ है वो हुआ है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी होमवर्क आपको दिया गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।